नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का दोबारा से होम डिजिटल स्टडी में स्वागत है। तो आज जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा ब्लड एवं ब्लड ग्रुप। यानी कि जो हम ब्लड ग्रुप हैं देखते हैं ए, बी, ओ और ए बी। तो ये क्या होते हैं, किस तरीके से हम इनको डिफाइन करते हैं, ये सारा आज हम देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम रक्त के बारे में जानते हैं कि ब्लड बेसिकली क्या होता है। ठीक है। हम सबको पता है कि हमारे जो मानव शरीर है उसके अंदर लगभग देखा जाए तो पुरुषों में 5.5 और स्त्रियों के अंदर 5 लीटर। ठीक है, ये रक्त पाया जाता है। तो ये हमें जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो याद रखनी है, क्योंकि कई बार हमसे क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो यदि अलग अलग देखें तो 5.5 लीटर मेल के अंदर होती है और फीमेल के अंदर कितनी होती है, 5 लीटर होती है। ठीक है, ये दोनों हमको याद रखना है। उसके बाद आता है, अच्छा ऐसा क्यों है कि स्त्रियों में 5 लीटर ही होता है, पुरुषों में 5.5 लीटर होता है। तो इसका जो मेन फैक्चुअल है वो रहता है हीमोग्लोबिन। मतलब जो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन है, अभी हम आगे देखेंगे कि हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पाया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि स्त्रियों के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कम होता है रादर देन मेल। तो इसलिए स्त्रियों के अंदर जो ब्लड है वो थोड़ा सा कम पाया जाता है, ½ लीटर। तो पुरुषों में 5.5 और स्त्रियों में 5 लीटर। ठीक है। सेकंड बात की जो हमारा रक्त होता है इसका जो पीएच मान है वो कितना होता है, 7.4। ठीक है, ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, हमें याद रखनी है। कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि रक्त का पीएच कितना होता है, और ऑप्शन भी ऐसे होते हैं कि 7, 7.1, 7.4, 7.5। तो हमें याद रखना है 7.4। अच्छा आप खुद देखिए कि इस तरीके से जो रहता है यहाँ पे 7, जो 7 से अपन यदि कम लेंगे तो वो कितना, उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति। और यदि 7 से उसकी पीएच ज्यादा है तो वो कैसी होगी, क्षारीय प्रवृत्ति। अब रक्त का कितना है, 7.4, यानी कि 7 से ज्यादा है तो रक्त की प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी, क्षारीय। ठीक है। उसके बाद जो रक्त का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, तो यदि बच्चों में देखें तो बच्चों में जो रक्त का निर्माण होता है वो प्लेसेंटा यानी कि भ्रूण में ही हो जाता है। और मानव शरीर के अंदर एक वयस्क मानव में जो रक्त का निर्माण है वो कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा, जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। दो अस्थियों के बीच में हमने देखा हो ना, यदि बहुत छोटी 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 जालियां होती हैं उनको ही हम अस्थि मज्जा कहते हैं। तो जो रक्त का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा के अंदर होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अच्छा, रक्त लाल रंग का होता है, ये हम सबको पता है। और ये क्या है, एक तरीके का तरल जीवित ऊतक है। ठीक है, जो कि गाढ़ा चिपचिपा और लाल रंग का होता है। अब रक्त के अंदर बेसिकली हम दो चीज देखेंगे आगे। अभी तक की जो हमने पढ़ा है उसमें से जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो हमें याद रखनी है कि रक्त का पीएच कितना होता है कि 7.4। इसकी प्रवृत्ति कैसी हो गई, क्षारीय प्रवृत्ति हो गई। मानव शरीर में कितना पाया जाता है, तो मेल के अंदर 5.5 और फीमेल के अंदर 5 लीटर। ठीक है। रक्त का निर्माण बच्चों में कहाँ होता है, प्लेसेंटा यानी कि भ्रूण में। और वयस्क में कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो के अंदर होता है। ठीक है। और रक्त रक्त वाहिनी जो होती है उनमें प्रवाहित होता रहता है। अब इसके बाद हम देखते हैं रक्त के कार्य क्या क्या है। ठीक है। तो रक्त का जो मेन कार्य है वो होता है टेम्परेचर को नियंत्रित करना, मानव शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रण करना। इसके अलावा जो भी पोषक पदार्थ हो गए, ठीक है, ऑक्सीजन O2 CO2 हो गए, इनका परिवहन के लिए। उत्सर्जी पदार्थ जो हम मानव शरीर से निकलते हैं उनके परिवहन के लिए। ये सब काम किसके होते हैं, रक्त के होते हैं। बेसिकली रक्त के अंदर दो पार्ट हम देखते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा। ठीक है। और एक होता है कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं हम जिनको बोलते हैं। ठीक है। प्लाज्मा लगभग 60% होता है अपने जो रक्त है। और ये जो होता है रुधिर कणिकाएं, ये कितनी होती है, 40%। ये भी 3 प्रकार की होती है, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट। ठीक है। क्या होती है धीरे धीरे करके हम जानेंगे। अभी मैंने एक बार शॉर्ट में समझाया है कि रक्त के अंदर बेसिकली आपको दो पार्ट याद रखने हैं, एक प्लाज्मा और एक क्या होती है, रुधिर कणिकाएं। ठीक है। अब मैंने बताया कि जो प्लाज्मा होता है,
ठीक है? उसके अंदर मैंने बताया कि 3 प्रकार की क्या होती है, रक्त कणिकाएँ मिलती हैं। कौन-कौन सी बताई थी मैंने आपको? एक तो आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट। अब हम इन तीनों को देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले प्लाज्मा है। प्लाज्मा हमारा कैसा होता है? हल्का पीले से कलर का होता है, ठीक है? प्लाज्मा में हमारा क्या-क्या होता है? एक तो प्लाज्मा के अंदर जो मेन चीज़ है ना, हीमोग्लोबिन, वो इसके अंदर ही पाया जाता है, प्लाज्मा के अंदर, ठीक है? अपन को ये याद रखना है। अच्छा, प्लाज्मा क्या करता है? ये हमारी जो भी आंतें हैं ना, छोटी आंत, बड़ी आंत हमने जो पढ़ा, उसमें से जो अवशोषित जो पोषक तत्व हैं, यानी कि ऐसे पोषक तत्व जिनको अशोषित, यानी कि जो पोषक तत्वों को क्या किया हमने, अवशोषित नहीं किया, जो रिमेनिंग रह गए, उनको क्या करता है, विभिन्न अंगों तक पहुंचाने, और उन जो उनमें से जो उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं जो हानिकारक रहते हैं हमारी बॉडी तक, उनको क्या करता है, उत्सर्जी अंगों तक लाने का काम कौन करता है? वो प्लाज्मा करता है। तो यदि पेपर में आ जाए कि प्लाज्मा का कार्य क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पोषक तत्व हैं उनको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, यानी कि पोषक तत्व क्या, एक संतुलित भोजन के अंदर कौन-कौन से आवश्यक तत्व होते हैं? हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, जल। तो ये जितने भी पोषक तत्व हैं, इनको शरीर के अंदर जब हमारी जो हमने पाचन की जो प्रक्रिया देखी, उसमें देखा होगा कि सबसे पहले हमारा भोजन क्या होता है? आहार नलिका के बाद ग्रास नली, ग्रास नली से होता हुआ वो हमारा स्टमक से होते हुए छोटी आंत, बड़ी आंत में होते हुए क्या होता है, उसका पूरा पाचन होता है। तो पाचन होने के बाद उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम प्लाज्मा ही करता है, ठीक है? और इसके अलावा जो प्लाज्मा क्या कार्य करता है, जो विभिन्न अंगों से जो हानिकारक पदार्थ निकलते हैं, उनको उत्सर्जी अंगों तक लाने का कार्य करता है। अब प्लाज्मा के अंदर 3 प्रकार की क्या होती है? रक्त कणिकाएँ होती है, ठीक है? अब ये कौन-कौन सी होती है? तो ये हम एक-एक करके जानेंगे। पहली मैंने आपको बताई आरबीसी, ठीक है? रेड ब्लड सेल्स, ठीक है? इनका दूसरा नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, लेकिन आपको इनके जो वर्ड है इंग्लिश में वो भी याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है कि इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी वो डायरेक्ट लिख देते हैं कि एरिथ्रोसाइट। तो आपको पता होना चाहिए कि एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, जो हम आगे देखेंगे डब्ल्यूबीसी में, कि वो सब क्या होते हैं, ठीक है? तो एक बार आप बस छोटा सा देख लीजिएगा कि आरबीसी है, उनको हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ठीक है? इनका आकार क्या होता है? गोल होता है। मतलब जो आरबीसी होती है ना, वो इस तरीके से गोल होती हैं, इस तरीके से, ठीक है? और ऊँचाई पर जाने पे क्या होता है, इनका आकार बढ़ जाता है। तभी हमने कई बार देखा होगा कि जैसे बहुत ऊँचाई पर जाते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, जो चढ़ाई करते हैं, तो उनका क्या है, आरबीसी का ही आकार ना बढ़ता जाता है, जैसे-जैसे ऊँचाई पर जाते हैं। और फिर क्या होता है कि बोलते हैं ना कि ऊपर जाने पे हमें साँस लेने में दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसका क्या होता है, पर जो संचालन है वो कहीं सही ढंग से नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इनकी जो आकार है वो बढ़ता जाता है इस तरीके से, और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया ऊंचाई पे जाने पे। तो इसलिए क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि O2 का संचरण सही से नहीं हो पाता ब्लड में, बिकॉज आरबीसी की क्या होती है, जो गोलाई है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है? इसमें लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। हमने बहुत पहले पढ़ा होगा, जब हम कोशिका पढ़ते हैं तो कोशिका के अंदर हम बहुत सारे पार्ट देखते हैं। कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई, ठीक है? कोशिका, कोशिका के बाद ऊतक, यानी कि जैसे मेरा ये अंग है और फिंगर है, तो इस फिंगर में क्या है, बहुत सारी सेल्स हैं, कोशिकाएँ हैं, ठीक है? कोशिका आप समझ लो जैसे अणु-परमाणु नहीं देखते हम, कि जैसे ये वस्तु है तो इस वस्तु का सबसे छोटा पार्ट मैंने आपको बताया अणु। उसी तरीके से मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई सेल, यानी कि कोशिका होती है, ठीक है? तो इस कोशिका के बहुत सारे पार्ट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो ये जो लाइसोसोम होता है ना, इसको मेनली क्या बोलते हैं कि ये क्या करता है कि कोशिका के अंदर जो भी ऐसी हानिकारक चीज़ होती है ना, उनका क्या करता है, भक्षण करता है, ठीक है? लेकिन आरबीसी के अंदर क्या होता है, लाइसोसोम नहीं होता। इसलिए आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो हमारा 120 दिन होता है, ठीक है? अब 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल, और इनकी संख्या जो होती है ना, वो लगभग सोचो रुद्रनाळ का
अब 95% यानी कि 5 मिलियन इनकी क्या होती है, संख्या होती है मानव शरीर में, लगभग 50 लाख। तो क्या होता है, ये आप लिख लीजिएगा यदि इसमें नहीं लिख रहा तो, ये कि इनका जीवन काल 120 दिन होता है और इनकी संख्या लगभग 5 मिलियन यानी कि 50 लाख के करीब होती है। तो होता क्या है कि जीवन काल इनका 120 दिन है, तो 120 दिन के बाद जब ये इनका क्या होता है, 120 जीवन काल के बाद जब इनकी मृत्यु होती है, तो उसके बाद इनका जो भक्षण का कार्य है, वो चूंकि लाइसोसोम नहीं है, इसलिए इसका कार्य मानव शरीर में प्लीहा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे होता है स्टमक में, तो साइड में, तो प्लीहा जो होता है वो क्या करता है, इनके भक्षण का कार्य करता है। इसमें केंद्रक भी अनुपस्थित होता है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, और जो आरबीसी है उसकी कमी से क्या हो जाता है, मानव के एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि खून की कमी जो अपन एनीमिया बोलते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, एफी, यानी कि अपन ने देखा होगा कि जब भी एनीमिया से रिलेटेड अपन को कोई भी दिक्कत होती है, यानी कि खून की कमी होती है, तो हमको किसकी टैबलेट दी जाती है, इसके एनीमिया को खत्म करने के लिए। ठीक है, और इसका जो कार्य होता है वो होता है गैसों के परिवहन और विनिमय। गैसों का परिवहन समझ रहे हो, यानी कि श्वसन क्रिया के O2 और CO2 का परिवहन। तो ये आरबीसी के बारे में इंफॉर्मेशन थी, आपको ये याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है, मैंने सबसे पहले बताया आरबीसी का नाम, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, दूसरा मैंने आपको चीज बताई कि आरबीसी में लाइसोसोम है वो भी अनुपस्थित होता है, केंद्रक भी अनुपस्थित होता है। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तीनों में जो सबसे ज्यादा संख्या होती है वो कितनी, किसकी होती है, 50 लाख आरबीसी की होती है। ठीक है, लगभग 5 मिलियन मानव शरीर में होती है ये, और इनका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 120 दिन होता है। अब आप खुद सोचो कि ये लगभग 50 लाख है। ठीक है, तो यानी कि ये रुधिराणु का लगभग कितना है, 95% है। रुधिराणु का मतलब है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों मिलकर। ठीक है, रुधिर के अणु, समझ रहे हैं, उसको ही हमने रुधिराणु बोला है। ठीक है, और इनका काम क्या होता है कि O2 CO2 यानी कि जो गैसें हैं उनके परिवहन और विनिमय का इनका कार्य होता है, और आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, इंफॉर्मेशन आरबीसी की। सेकंड हम देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं, इनको क्या बोलते हैं, इनको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। अगेन मैं समझा रही हूँ कि जो नाम है वो अपन को याद रखने हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे आरबीसी को हम क्या बोल रहे थे, एरिथ्रोसाइट, उसी तरीके से यहाँ पे हम डब्ल्यूबीसी को क्या बोल रहे हैं, ल्यूकोसाइट। ठीक है, कई बार डायरेक्ट वो आपसे डब्ल्यूबीसी नहीं पूछेंगे, वो पूछ लेंगे ल्यूकोसाइट, इस तरीके से हिंदी में दे देंगे, मैं इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, इसका काम होता है कि जितनी भी शरीर की जो हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है ना, रोगों से रक्षा करने की, यानी कि जो एंटीबॉडी डेवलप करता है वो डब्ल्यूबीसी ही करता है। यानी कि यदि आपको स्वस्थ रहना है, आप चाहते हो कि आप बीमार ना पड़े, तो आप अपनी डब्ल्यूबीसी का ख्याल रखिए, क्योंकि यदि आपकी डब्ल्यूबीसी क्या होंगी, अच्छे से होंगी, तो आपको कोई भी रोग नहीं लगेगा। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर की रोगाणुओं से रक्षा कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, आरबीसी के अंदर केंद्रक क्या था, अनुपस्थित था, यहाँ पर केंद्रक उपस्थित है। ठीक है, और इसका आकार, जहाँ आरबीसी का आकार गोल था, वहीं डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, अच्छा, डब्ल्यूबीसी भी ना बहुत तरीके की होती है, जैसे एंटीबॉडी, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और एसिनोफिल। ठीक है, ये बस आपको एक बार नाम देखने हैं कि ये किस किस प्रकार की होती है। जैसे वहां पर आरबीसी का जो जीवन काल था वो कितना था, 120 दिन था, वैसे ही डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है वो है 4 डेज। ठीक है, ये आप ऐड कर लीजिएगा, इनका जीवन काल है। हाँ, सॉरी, तो मैंने बताया कि इनका जीवन काल कितना होता है, लगभग 4 दिन इनका जीवन काल होता है। ठीक है, और इनकी जो हम संख्या देखेंगे,
वो लगभग हमारे उसके अंदर हम जो हमारा डब्ल्यूबीसी है, उसके अंदर यदि हम इसकी संख्या के बारे में जानेंगे, तो इसकी संख्या लगभग हमारी 10,000 होती है, ठीक है? सोचिए जहाँ आरबीसी की संख्या कितनी बताई थी मैंने 5 मिलियन आपको बताई थी, 50 लाख बताई थी, वहीं इनकी संख्या कितनी है? ज़्यादा नहीं है, सिर्फ़ 10,000 है, ठीक है? और इनका जीवन काल कितना रहता है? 4 दिन रहता है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? रोगों से लड़ना यानी कि हमारे अंदर एंटीबॉडी डेवलप करना, किस तरीके से डेवलप की जाती है वो मैं आगे बताऊँगी। अभी सिर्फ़ हमको इतना हमने जाना ब्लड क्या होता है? ब्लड का फटाफट से आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। क्षारीय प्रकृति 7.4 यही याद हो जाना चाहिए, आगे रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक तरल संयोजी पदार्थ होता है ब्लड, ठीक है? रेड कलर का होता है, ये हम सबको पता है। 5.5 और 5 लीटर, ठीक है? उसके बाद मैंने बताया कि इसके अंदर हम 4 पार्ट देखेंगे, एक तो प्लाज़्मा और प्लाज़्मा के अंदर तीनों रुधिर कणिकाएँ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो प्लाज़्मा है, प्लाज़्मा का काम क्या होता है? कि जो पोषक तत्व है उनको शरीर के एक अंग से दूसरे अंगों तक पहुँचाना और जो हानिकारक पदार्थ है शरीर के अंदर, उनको उत्सर्जी अंगों तक पहुँचाना प्लाज़्मा का काम होता है। लगभग अ, जो ब्लड है उसका 60% भाग क्या होता है? प्लाज़्मा होता है। प्लाज़्मा के बाद हमने देखा आरबीसी, आरबीसी में मैंने बताया गोल आकार लाइसोसोम और केंद्रक अनुपस्थित होते हैं और इसके बाद जो आरबीसी है उसका काम क्या होता है? गैसों का परिवहन यानी कि O2 CO2 जो हम श्वसन में काम लेते हैं उनके परिवहन के काम आता है। डब्ल्यूबीसी में मैंने बताया कि हमारे रोगाणुओं से रक्षा करना, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है और ये इतने प्रकार की होती है। जीवन काल इनका 4 दिन है और संख्या लगभग 10,000 होती है। और तीसरा है प्लेटलेट, ठीक है? इसको हम बोलते हैं बेसोफिल, जैसे उसको ल्यूकोसाइट और एरिथ्रोसाइट बोलते थे, उसी तरीके से इसको हम क्या बोल रहे हैं? बेसोफिल बोल रहे हैं। इसका काम क्या होता है प्लेटलेट्स का? इसका होता है रक्त स्राव को रोकने में मदद करना, यानी कि थक्का जमाने का जो काम होता है ना, वो होता है प्लेटलेट्स का। जैसे कहीं से भी हमारा कहीं पे हमें चोट लगी और ब्लीडिंग होना शुरू हुआ, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए थक्का जमाना, वो किसका काम होता है? प्लेटलेट्स का काम होता है, ठीक है? इनका आकार उत्तल लेंस के समान होता है, मतलब इस तरीके का होता है, ठीक है? और इसमें भी केंद्रक अनुपस्थित होता है लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के अंदर होता है। और जो डेंगू है उसके लिए ये उत्तरदायी होता है। हमने बहुत बार सुना होगा कि उसको डेंगू हो गया यानी कि उसके अंदर क्या हो गया? इन प्लेटलेट्सों की कमी हो गई। अच्छा, इनका जो स्रोत है प्लेटलेट्स का, वो क्या होता है? एलोवेरा, गोट मिल्क। हमने बहुत बार सुना होगा कि डेंगू हो गया तो इसको बकरी का मतलब वो पिलाओ, दूध पिलाओ। फ्रूट्स हैं, वो खिलाओ जैसे कीवी वगैरह ये सारे फ्रूट्स, ठीक है? ये सब इसके क्या हो गए? स्रोत हो गए, ठीक है? अब इसके अंदर आता है कि इनकी इनकी संख्या कितनी होती है? जैसे हमने आरबीसी के अंदर देखा कि आरबीसी की संख्या कितनी थी? सबसे पहले जो मैंने बताया याद कीजिए 50 लाख, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको डब्ल्यूबीसी बताया, 10,000 बताया। उसी तरीके से यदि हम इसकी संख्या देखें डिम्बाणुओं की, तो इनकी संख्या मानव शरीर के अंदर लगभग 2 लाख के करीब होती है, ठीक है? जो वो 50 लाख थी और 20,000 थी, उसी तरीके से इनकी संख्या कितनी होती है? 2 लाख होती है और इनका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 7 डेज़। तो ये 2 चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है? अब हम आगे देखते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी, क्योंकि जब हम ब्लड के पार्ट पढ़ेंगे ना, ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे ए बी ओ, तो उस समय ये वर्ड हमारे बार बार काम आएंगे कि एंटीजन और एंटीबॉडी। तो हम एक बार देख लेते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी होती क्या है, ठीक है? बहुत सिंपल रूप में समझो आप, साधारण रूप में। जब हम बचपन में बॉर्न होने के बाद हमने देखा होगा कि बच्चे को टीके लगाए जाते हैं, ठीक है? टीकाकरण किया जाता है उसका। तो टीकाकरण में क्या होता है कि सपोज करो हमने उसको टिटनेस का टीका लगाया, ठीक है? टिटनेस का टीका करने का मतलब है कि हमने उस टीके के माध्यम से उसके अंदर क्या किया? टिटनेस को जो फैलाने वाला जो भी रोगाणु है, ठीक है? उसको हमने क्या किया? अंदर इंसर्ट करा दिया ब्लड के अंदर, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर हमने उस वैक्सीन के माध्यम से इंसर्ट करा दिया। अच्छा, जैसे ही हमारे शरीर के अंदर इंसर्ट हुआ, तो मैंने आपको क्या बताया कि डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? रोगों से लड़ना, ठीक है? तो फटाफट से हमारे माइंड ने संकेत दिया डब्ल्यूबीसी को कि भाई जाग जाओ, आपके जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी, उसमें क्या हुआ है? कोई भी
ये टिटनेस का जो रोगाणु है वो आ गया। अच्छा, डब्ल्यूबीसी एकदम जग गया। डब्ल्यूबीसी ने कहा कि ठीक है, यदि मुझे ये टिटनेस का क्या करना है, जो भी इसका रोगाणु है, जैसे अपन पढ़ेंगे क्लास्ट्रीडियम टिटेनाई, कुछ इस तरीके से होता है टिटनेस का, जो अपन वो नाम देखते हैं उसका, बैक्टीरिया का। तो इसमें क्या होता है, वो तुरंत जागेगा और वो क्या करेगा, एक बीटा लिम्फोसाइट, ये हमें याद रखना है, इसको हम बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, बी लिम्फोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट होता है ये, ठीक है। तो ये बी आकार का होता है, इसलिए हम इसको बी लिम्फोसाइट या कई बार टी लिम्फोसाइट हमने देखा होगा। तो ये क्या करता है, ये प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा सेल में रूपांतरित हो जाता है, यानी कि ये अब प्लाज्मा सेल है ना, उसको इस तरीके से रूपांतरित करेगा कि वो क्या करे, एंटीबॉडी डेवलप करे उसके खिलाफ। किसके खिलाफ, टिटनेस के खिलाफ, ठीक है। तो यानी कि एंटीजन का काम क्या हो गया, एंटीजन का काम सिर्फ ये हो गया कि डब्ल्यूबीसी को जगाना है, यानी कि बीटा लिम्फोसाइट को बोलना है कि आप प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका हैं, उनमें क्या करो, रूपांतरित हो जाओ, क्योंकि हमारे शरीर में कोई भी बाह्य क्या आ गया है, रोगाणु या पदार्थ आ गया है, ठीक है। तो ये एंटीजन का काम होता है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। अच्छा, ठीक है, बीटा लिम्फोसाइट को जैसे ही पता चला, तो बीटा लिम्फोसाइट ने क्या किया, उस रोगाणु से लड़ने के लिए क्या किया, उस रोगाणु से लड़ने के लिए उसने क्या बना दिया, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बना दिया, ठीक है। और इसने प्रतिरक्षी बना दिया, और ये प्रतिरक्षी क्या करेगा, उस रोगाणु यानी कि एंटीजन से क्या करेगा, क्रिया करेगा, ठीक है, जिसको प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया कहते हैं। और उसके बाद ये क्या करेगा, उसको मार डालेगा, यानी कि उसको हमारी ह्यूमन बॉडी में से नष्ट कर देगा, ठीक है। और भविष्य के लिए वो क्या होगा, एंटीबॉडी हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। फिर जब भी उस तरीके का, जब भी हमको कोई भी इसी प्रकार का सेम, यदि हमारे मानव शरीर में वो बैक्टीरिया अंदर जाएगा, तो हमारी एंटीबॉडी तुरंत सक्रिय हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी, और वो उस रोग से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगी। ये होता है एंटीजन और एंटीबॉडी का काम, ठीक है। जो टीकाकरण है वो इसीलिए किया जाता है, ताकि हमारे ह्यूमन शरीर में उस चीज से लड़ने के लिए, यानी कि उस बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए क्या डेवलप हो जाए, एंटीबॉडी डेवलप हो जाए। समझ में आया। अब हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है ये। देखो, वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया है, बस अब ये थोड़ा सा अपनी वैसी भाषा में लिखा हुआ है कि प्रतिजन क्या है, कोई भी बाह्य रोगाणु या फिर पदार्थ है जो शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात बी लसिका कोशिका यानी कि बी लिम्फोसाइट को क्या करता है, प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर, मतलब उनको प्रतिरक्षी के उत्पादन के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है कि भाई आप जाग जाओ। आपके यानी कि बीटा लिम्फोसाइट जो हमारी डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, ये बी लिम्फोसाइट, ओके, आप कंफ्यूज मत होइएगा। रोगाणुओं से हमेशा डब्ल्यूबीसी ही लड़ेगा। अब डब्ल्यूबीसी के मैंने आपको बहुत सारे पार्ट बताए थे ना पहले, तो उन्हीं में एक पार्ट होता है बी लिम्फोसाइट। तो ये बी लिम्फोसाइट जो सेल है ना, इसको बोलेगा कि आप जाग जाओ और आप प्लाज्मा कोशिका ऐसी रूपांतरित करो, यानी कि ऐसी कोशिका बनाओ जो कि क्या करे, एंटीबॉडी बनाए, ठीक है, उसको प्रेरित करेगा, ठीक है। ये काम किसका होता है, प्रतिजन का होता है। और प्रतिरक्षी वो प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, बी लसिका कोशिकाओं द्वारा यानी कि बीटा लिम्फोसाइट द्वारा किसी प्रतिजन से अनुक्रिया के कारण निर्मित होता है, यानी कि एंटीजन से अनुक्रिया के कारण निर्मित होता है। अब ये जो प्रतिजन होते हैं ना, जो बाह्य रोगाणु या पदार्थ होते हैं, ये क्या होता है, इनका मैंने एक बार थोड़ा सा इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे दी है कि इनका जो भार होता है लगभग 6000 डाल्टन, ठीक है, या फिर उससे ज्यादा होता है। ये बहुत सारे कोई भी रासायनिक संगठन हो सकता है, जैसे पॉलीसैकेराइड हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर कई बार पहले से होता है, जैसे कैंसर ग्रसित कोशिका है ना, उनका काम भी क्या करते हैं, वो भी एक तरीके से एंटीजन का ही काम करती है, ठीक है। अब जैसे ही ये शरीर में प्रविष्ट हुई, ठीक है, एंटीजन जैसे ही हमारे शरीर के अंदर आया,
मैं जब भी एंटीजन बोलूँ तो आप समझ जाइएगा जो हिंदी मीडियम है कि प्रतिजन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? प्रतिजन यानी कि एंटीजन, ये वर्ड भी हमको याद रखने हैं। एंटीजन यानी कि प्रतिजन और प्रतिरोधी यानी कि एंटीबॉडी, ठीक है? ये अपन को प्रतिरक्षी और प्रतिजन ये दोनों याद रखने हैं। तो जैसे ही हमारे शरीर के अंदर एंटीजन यानी कि वो वायरस, वो बैक्टीरिया, वो रोगाणु अंदर आएगा, तो सबसे पहले तो उसका क्या होगा, कुछ स्वाभाविक हमारे अंदर प्रतिरक्षी विधि होती है, ठीक है? स्वाभाविक कैसे? जैसे हमने देखा होगा हमारी जो नाक है उसके अंदर क्या होता है, छोटे-छोटे बाल होते हैं। तो नॉर्मली कोई छोटा-मोटा यदि कोई ऐसा धूल के कण या कुछ इस तरीके की बाहर से कोई रोगाणु आता है, तो उसको क्या होता है, हमारे बालों के द्वारा ही उसको, छोटे-छोटे जो बाल हैं उनकी वजह से वो बॉडी के अंदर नहीं जा पाता है, ठीक है? जैसे हमारी त्वचा हो गई, ये सब क्या है, हमारे स्वाभाविक प्रतिरक्षी है, ठीक है? और विशिष्ट प्रतिरक्षियों से फिर उसके बाद सामना होता है, यानी कि कोई ज़्यादा पावरफुल वायरस है, तो वो स्वाभाविक को तो पार कर जाएगा, फिर उसके लिए हमको क्या चाहिए? विशिष्ट प्रतिरक्षा चाहिए। विशिष्ट प्रतिरक्षा का मतलब कि कोई भी उसको वैक्सीन या कुछ इस तरीके के उसमें, जैसे कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस क्या था? बहुत पावरफुल था, तो इसके लिए हमने क्या किया, कोविड वैक्सीन आगे हमने लगवाई थी, ठीक है? तो वो कोविड वैक्सीन के थ्रू भी हमने क्या किया था, जो कोरोना का सबसे जो निष्क्रिय जो वो था वायरस, उसको हमने बॉडी के अंदर क्या करवाया था, प्रविष्ट करवाया था, ठीक है? तभी कई लोगों को जैसे देखा होगा कि कोविड वैक्सीन के बाद फीवर भी आता था, वो इसीलिए था क्योंकि क्या हो रहा था उस समय, एंटीजन क्या करवा रहा था, एंटीबॉडी डेवलप करवा रहा था, ठीक है? तो इस तरीके से ये जो प्रतिजन है ये क्या करता है, उस विशिष्ट प्रतिरक्षी से संयोजित करके प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है? अब ये क्या होता है, जो प्रतिजन होता है ना, एंटीजन, वो पूरे प्रतिरक्षी से पूरी क्रिया नहीं करता। उसके कुछ, जैसे ये एंटीजन है, सपोज करो ये एंटीजन हो गया, ठीक है? इस तरीके से, ये मैंने नॉर्मल संरचना बनाई है, इस तरीके की होती नहीं है, मैं जस्ट बताने के लिए कि उसके कुछ पार्ट है ना, विशिष्ट पार्ट, जैसे ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, सिर्फ ये ही क्या करते हैं, उस प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी से क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। और इन अंशों को क्या कहते हैं, एंटीजनी निर्धारक, ठीक है? यानी कि डिटर्मिनेंट या फिर एपिटोप कहते हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया कि यदि पेपर में आ जाए कि एपिटोप क्या होता है, तो एपिटोप क्या होता है कि जो क्या करते हैं, सिर्फ विशिष्ट अंश ही प्रतिजन के क्या करते हैं, प्रतिरक्षी से क्रिया करते हैं। उन विशिष्ट अंशों को ही क्या कहा गया है, एपिटोप कहा गया है। तो आप ये वर्ड थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि एपिटोप क्या होता है, ठीक है? अच्छा, जो एंटीजन की जो वैलेंसी होती है ये क्या 100 या 100 से अधिक होती है, ठीक है? यानी कि ये जो निर्धारक होते हैं ना, इनको ही क्या कह दिया है, वैलेंसी, संयोजकता कह दिया गया है, ठीक है? तो इसमें से सिर्फ आपको याद क्या करना है, प्रतिजन प्रतिरक्षी में से कुछ भी याद नहीं करना, 2-3 बातें याद रखनी है कि प्रतिजन क्या होता है। प्रतिजन एक तरीके से कोई भी बाह्य रोगाणु या पदार्थ है जिसको हम शरीर के अंदर प्रविष्ट करवाते हैं, क्यों? क्योंकि वो बीटा लिम्फोसाइट्स कोशिका को कहे कि भाई आप जागो और आप क्या बनाओ, एंटीबॉडी बनाओ, ठीक है? और एंटीबॉडी क्या होती है, वो जो बीटा लिम्फोसाइट कोशिका है वो क्या बना देती है, एंटीबॉडी बना देती है उस रोगाणु, उस वायरस, उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, ठीक है? अब प्रतिजन है वो पूरा काम नहीं करता, उसके कुछ विशिष्ट अंश ही प्रतिरक्षी एंटीबॉडी से काम करते हैं। उस उन विशिष्ट जनों को ही क्या कहा गया है, विशिष्ट अंशों को ही एंटीजन निर्धारक यानी कि एपिटोप कहा गया है। तो ये एपिटोप आप याद रखना। और इनकी जो संयोजकता है लगभग एंटीजन की वो कितनी होती है, 100 या उससे अधिक, ठीक है? अब आता है कि प्रतिरक्षी क्या होता है। देखो, प्रतिरक्षी है ना, इसको नॉर्मली हम इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। इम्यूनिटी जो वर्ड है ना, तो उसी से अपन याद रखो इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है? आईजी कह देते हैं इसको शॉर्ट में, इम्यूनोग्लोबिन को, ठीक है? प्रतिरक्षी होता क्या है, आपको समझ में आ गया कि जो प्लाज्मा कोशिकाएं वो क्या करती है, उनको एक तरीके का प्रोटीन हो गया जो कि क्या हुआ, डेवलप हुआ, ये क्या करता है, उस प्रतिजन को पहचानता है और उसको क्या कर देता है, निष्प्रभावी कर देता है, ठीक है? और प्रतिजन प्रतिरक्षी का वह भाग
जो प्रतिजन से क्रिया करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैराटोप कहते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। एक वर्ड था एपिटोप और एक था पैराटोप। तो ये आप दोनों याद रखिएगा। एपिटोप यानी कि प्रतिजन का वो भाग, प्रतिजन का वो भाग जो कि क्या करता है? प्रतिरक्षी से क्रिया करता है, वो तो क्या कहलाएगा? एपिटोप। अब प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी ना लगभग इस तरीके से बाई आकार का होता है, कुछ इस तरीके से, ऐसे दो पेप्टाइड ये श्रृंखलाएं होती हैं इस तरीके से, मतलब लगभग बाई आकार का होता है। तो यहाँ पर जो पार्ट, मतलब जो क्रिया करता है प्रतिजन से, उसको हम क्या बोलते हैं? पैराटोप कहते हैं। ये प्रतिरक्षी का होता है। तो ये आप दोनों वर्डों को एक बार याद रखिएगा। अच्छा, ये जो प्रतिरक्षी होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। एक आईजीजी, आईजी का मतलब समझ में आ गया? इम्यूनोग्लोबिन जो हम प्रतिरक्षी कह रहे हैं। एक आईजीएम, एक आईजीए, आईजीई और आईजीडी। कुछ नहीं है, पेपर में यदि क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम ये क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिरक्षी नहीं है, और वहां पे आपको ये 5 के अलावा जैसे आईजीआर दे दिया तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रतिरक्षी नहीं है। तो आपको ये बस याद रखना है, एक तो ए होता है, ठीक है, एक ई होता है, एक डी होता है, ADEGM। ये आप कोई भी ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा। AD जैम, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। AD एड और जैम मतलब जैम, ठीक है। तो एडी जैम से आपको एक बार प्रतिरक्षियों के प्रकार याद हो गए, और सबके आगे बस आईजी लगा देना है। इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन डी, इम्यूनोग्लोबिन जी, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ई, इम्यूनोग्लोबिन एम। अब ये जो प्रतिरक्षी होते हैं ना, IgA Gm जो हमने देखे अभी, तो ये थोड़ा सा एक बार देख लो बस कि ये क्या होते हैं। एक बार फिर अपन देखते हैं, डी और आएगा, ठीक है। तो जो ए होता है IgA, ये क्या होता है? एक द्विलक होता है, ठीक है। और IgM क्या होता है? एक पंचलक संरचना होती है। इसके अलावा और सारी हैं वो सब क्या होती है? एक लक या फिर मोनोमेरिक होती है। लेकिन पंचलक कौन सी होती है? IgM और IgA क्या होता है? एक द्विलक संरचना होती है। अच्छा, ये हमें याद बिल्कुल नहीं करना, पर हमें जो याद करना है मैं वो बता देती हूँ। निम्न क्वेश्चन आए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षी माँ के दूध में पाया जाता है? ठीक है, तो सिर्फ IgA ये प्रतिरक्षी माँ के दूध में पाए जाने वाला अकेला प्रतिरक्षी है। यानी कि जो नवजात शिशु है ना, उसकी प्रतिरक्षा के लिए कौन सा एंटीबॉडी हमारा डेवलप रहता है? वो IgA रहता है। तो हमें ये याद रखना है, ठीक है। IG जो ई है, ई से आप याद रख लीजिए एलर्जी, ठीक है। तो जो भी प्रत्युर्जता या एलर्जी की जो क्रियाएं हैं उनमें कौन सा काम लेती है? एंटीबॉडी IgE काम लेती है। ई से एलर्जी, ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। और ए क्या होता है? माँ के दूध में पाया जाता है, ठीक है। IgM है, ठीक है। ये क्या करता है? ये प्रथम प्रकार का प्रतिरक्षी है। यानी कि IgG का उत्पादन IgM के उत्पादन के पश्चात होता है। यानी कि मानव बॉडी है, उसमें सबसे पहले कौन सा अपना जो डेवलप होता है एंटीबॉडी, वो कौन सा होता है? वो अपन को याद रखना है, IgM होता है, ठीक है। ये बात अपन को याद रखनी है। जब मैंने बताया ना कि एपिटोप जो है, यानी कि प्रतिजन से जो प्रतिक्रिया करते हैं, उसके बाद जब प्रतिरक्षी बनते हैं, तो जो पहला प्रतिरक्षी बनता है वो कौन सा बनता है? IgM बनता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि सबसे प्रथम जो प्रतिरक्षी बनता है वो कौन सा है? तो वो IgM है। एलर्जी के लिए कौन सा प्रतिरक्षी है? तो वो IgE है। माँ के दूध में तो वो IgA है, ठीक है। और एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जी के बारे में है। ई के बारे में ये है कि ये एकमात्र ऐसा प्रतिरक्षी है, यानी कि ये अकेला ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को पार करके कहाँ तक पहुंच जाता है? भ्रूण तक पहुंच जाता है। यानी कि IgG है ना, उसकी सांद्रता सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। ये सोचो, मानव शरीर का जो भ्रूण है ना, वहां तक भी कोई वायरस या फिर कोई इस प्रकार का बाह्य कोई रोगाणु है तो उससे लड़ सकता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप कर देता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है? IgG है। तो ये उनके बारे में क्या थी? थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिजन क्या होता है। यानी कि अब मैं जब भी एंटीजन बोलूँ तो आप समझ जाना कि कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया है, ठीक है।
और जैसे ही मैं बोलूँ एंटीबॉडी तो आप समझ जाना कि उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए जो प्रोटीन डेवलप हुआ है, जो पार्ट डेवलप हुआ है वो क्या है, मेरा एंटीबॉडी है, यानी कि प्रतिरक्षी है। प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई प्रतिरक्षी 5 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? ए, डी, जी, ई, एम। ठीक है? ए जो है मैंने बताया माँ के दूध में पाए जाने वाला अकेला प्रतिरक्षी होता है। उसके बाद मैंने बताया ई क्या होता है? एलर्जी, यानी कि जो भी एलर्जी से संबंधित जो भी मतलब क्रियाएँ हैं, उन सब के लिए एंटीबॉडी आईजीई करता है। तो सबसे पहली मैंने बोला प्रतिरक्षी जो डेवलप होती है, वो कौन-सी होती है? आईजीएम होती है। और जो आईजीजी है, यानी कि जी प्रतिरक्षी है, ये अकेली ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण तक पहुँच जाती है, यानी कि इसकी जो सांद्रता है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो ये हमको याद रखना है। अब बात आती है रक्त समूह की। जैसे हमने सबने देखा होगा, हम सबका कोई ना कोई एक ब्लड ग्रुप है, ठीक है? किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का एबी है, किसी का ओ है। अच्छा, इनमें भी पॉजिटिव नेगेटिव है, किसी का ए पॉजिटिव होता है, ए नेगेटिव होता है, एबी पॉजिटिव, एबी नेगेटिव, इस तरीके से होता है। क्या होता है रक्त समूह? कैसे हमको पता चलेगा कि कौन-सा रक्त समूह है? तो जो हमने एंटीजन देखे ना, उन एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं ब्लड ग्रुप को। ठीक है, अब समझ में आया एंटीजन का महत्व क्या है। तो ब्लड ग्रुप को डिफाइन कौन करता है? ब्लड ग्रुप को जो निर्धारक करते हैं वो एंटीजन ही करते हैं। जिसके शरीर में जिस प्रकार का एंटीजन पाया जाएगा, एक निश्चित प्रकार का उसका ब्लड ग्रुप वैसा ही होगा। ठीक है, आगे मैं बताऊँगी कि ए ब्लड ग्रुप वाले में कौन-सा एंटीजन पाया जाता है, बी वाले में कौन-सा पाया जाता है, एबी में कौन-सा पाया जाता है, ओ में कौन-सा पाया जाता है, ठीक है? अच्छा, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि ब्लड ग्रुप की जो वर्गीकरण है वो किसने किया? तो कार्ल लैंड स्टीनर, रट लीजिएगा, बहुत बार पूछ लेते हैं कि रक्त समूह है, उनके लिए जो वैज्ञानिक तो हमें याद होना चाहिए, लैंड स्टीनर, याद कर लीजिएगा। आपका जो भी जिस तरीके से आपको याद हो जाए, कोई भी ट्रिक बना के, तो वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक है? और 1901। अच्छा, ये जो पाए जाते हैं ना एंटीजन, ये याद रखना, ये आरबीसी की जो वो है ना कणिकाएँ, लाल रुधिर कणिकाएँ, उन पे पाए जाते हैं, आरबीसी पे पाए जाते हैं। एक बार पता नहीं कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि प्रतिजन किस में पाया जाता है, ठीक है? तो उसके ऑप्शन थे प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ठीक है? तो हमें पता होना चाहिए कि जो प्रतिजन है वो आरबीसी के ऊपर होते हैं, ठीक है? यानी कि जो आरबीसी है उसकी सतह पे पाए जाते हैं प्रतिजन, ठीक है? प्रतिजन होते क्या हैं? तो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लाइकोलिपिड हो सकते हैं, ठीक है? ये हमको थोड़ा-सा बस पता होना चाहिए कि प्रीतिजन के ऊपर ही हम क्या कर रहे हैं, रक्त समूह को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? अब एक बार मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ कि हमारे अंदर जो मतलब एक ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर हम 4 प्रकार के क्या देखते हैं, रक्त समूह देखते हैं, ठीक है? कौन-कौन से? ए, बी, एबी और ओ, ठीक है? ये 4 क्या है? रक्त समूह है, ठीक है? अब इस रक्त समूह में क्या होता है, यानी कि एक तो होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। आप याद रखिए, ये जो टेबल है ना, ये टेबल ही पूरा रक्त समूह को क्या करेगी, डिफाइन कर देगी, आपको याद करा देगी। यदि आपको ये टेबल याद हो गई तो आपको जो ब्लड ग्रुप है ना, इसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है? कैसे? अब सुनिए, मैं एक नई साइट लेती हूँ और उस पे मैं ये चारों ग्रुप है उनको लिख देती हूँ। एक ए, एक बी, एक ए बी और एक ओ, ठीक है? यहाँ लिख देती हूँ मैं एंटीजन और इधर लिख देती हूँ एंटीबॉडी। हिंदी मीडियम वाले समझ पा रहे हैं ना, एंटीजन यानी कि प्रतिजन, ओके? और एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी।
अब याद रखिए, जो ए ब्लड ग्रुप है ना, उसके अंदर पाया जाता है ए एंटीजन पाया जाता है, ठीक है? और जब ए एंटीजन पाया जाएगा, अच्छा एंटीजन है उनको मैं कैपिटल से डिनोट करूँगी ऐसे, और जो एंटीबॉडी है उनको मैं ऐसे स्मॉल लेटर से डिनोट करूँगी, ठीक है? तो ए के अंदर क्या पाया जा रहा है? एंटीजन ए पाया जा रहा है, ठीक है? और एंटीबॉडी क्या पाई जा रही है? बी पाई जा रही है। अब एंटीबॉडी का मतलब क्या है? आप खुद समझिए यहाँ पे। मैंने कहा इनके अंदर एंटीबॉडी बी पाई जा रही है। चलो एक बार बताती हूँ, पहले एक बार मैं टेबल बनाती हूँ। बी के अंदर जो एंटीजन होता है, प्रतिजन, वो होता है बी, ठीक है? और जो एंटीबॉडी होती है वो क्या होती है? ए, ठीक है? ए बी के अंदर जो एंटीजन होता है वो कौन-सा होता है? ए और बी, ठीक है? और जो एंटीबॉडी होती है ना, वो नहीं होती है। और जो ओ है, ओ के अंदर जो एंटीजन होता है वो क्या होता है? नहीं होता। और जो एंटीबॉडी होती है वो क्या होती है? ए और बी। तो ये जो टेबल है ना, ये हमको पहले याद होनी चाहिए। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको, ये यहाँ मैंने बना भी रखी है। देखिए, यहाँ अपन इसको देख सकते हैं, ठीक है? इसके अंदर ये प्रतिरक्षी और ये प्रतिजन है, ठीक है? तो हमने यहाँ देखा कि जो ए बी है, ए बी के अंदर क्या हो रहा है? एंटीजन, यानी कि ए और जो बी है वो क्या हो रहा है? दोनों अनुपस्थित हो रहे हैं। और जो ओ है, ओ के अंदर क्या हो रहा है? ए और बी, ये क्या हो रहा है? एंटीजन क्या हो रहा है? उपस्थित हो रहा है, ठीक है? अब ये क्या होता है, एक एक करके देखते हैं। सॉरी। मैं एक बार यहाँ निकाल के आपको इसको पहले मैं बताती हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको पहले तो ये टेबल आपको याद हो जानी चाहिए। इस टेबल को आप 1-2 बार खुद बनाइएगा और उसके बाद इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पे समझाती हूँ। मैंने कहा कि ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी है बी, ठीक है? अब एंटीबॉडी बी का मतलब पता है क्या है? एंटीबॉडी बी का मतलब है कि जब भी इसके अंदर क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप या फिर ऐसा कोई भी ब्लड ग्रुप आए जिसके अंदर क्या होगा, कोई भी बी प्रकार की क्या होगा, इसके अंदर पहली एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें बी या ए बी में से कोई सा भी इसको क्या करेंगे, ब्लड ग्रुप इसके अंदर हम चढ़ाएंगे ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को, यानी कि मेरा सपोज करो जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, ठीक है? अब मैंने कहा कि सपोज मुझे रक्त की ज़रूरत पड़ी, खून की, तो मैंने कहा कि भई मुझे आप कोई सा भी चढ़ा दीजिए, बी चढ़ा दीजिए, ए भी चढ़ा दीजिए। तो आपका आंसर होना चाहिए कि नहीं, हम आपको या तो सिर्फ़ ए चढ़ा सकते हैं या फिर ओ चढ़ा सकते हैं। क्यों? क्यों चढ़ा सकते हैं? उसका रीज़न है। उसका रीज़न क्या है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, जो एंटीबॉडी है ना, वो किससे बन रही है? बी प्रकार की बन रही है। यानी कि जैसे ही आपने क्या किया, इसने बी प्रकार का, यानी कि कोई भी बी ब्लड ग्रुप वाला मेरे अंदर क्या होगा, ब्लड चढ़ेगा, तो वो एंटीजन क्या करेंगे, फटाफट से एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरे अंदर है। और वो क्या करेंगे, बी ब्लड ग्रुप की जो भी कोशिकाएं उनको क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, ठीक है? ए बी के अंदर भी बी है, तो वो क्या करेंगे, इसको भी नष्ट कर देंगे। लेकिन मैं ओ वाला देख रही हूँ कि ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसको बी नष्ट कर पाएगा क्या? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो क्या है, सिर्फ बी प्रकार की ही क्या है, एंटीबॉडी है। तो इसलिए ए वाले व्यक्ति है, उसको हम ए वाला भी चढ़ा सकते हैं और कौन सा वाला चढ़ा सकते हैं, ओ वाला भी चढ़ा सकते हैं। समझ में आया अब कैसे? जैसे मैंने कहा बी, तो बी के अंदर कौन सी एंटीबॉडी डेवलप है, ए वाली। लेकिन बी के अंदर बी वाली तो डेवलप नहीं है ना, तो बी के अंदर क्या होगा, हम ए वाला जो ब्लड ग्रुप है उसको नहीं चढ़ा सकते, ठीक है? हम उसमें क्या कर सकते हैं, ए बी में से और ओ में से, इनमें से हम उसको क्या कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। अब सेम ओ वाला, ए बी वाला देखिए, ए बी वाले के अंदर क्या हो रहा है, ए बी वाले के अंदर कोई भी एंटीबॉडी है ही नहीं। और जब एंटीबॉडी नहीं है तो इसको कोई सा भी ब्लड ग्रुप दे दो, ये सारे ब्लड ग्रुप वाले जो जितने भी ब्लड ग्रुप हैं, यानी कि ए बी ओ, ये तीनों से ब्लड ले सकता है ए बी ब्लड वाला। इसलिए इस ए बी को हम क्या बोलते हैं, सर्वग्राही बोलते हैं, ठीक है?
और जो ओ है, ओ के अंदर क्या है, दोनों प्रकार के क्या है, एंटीबॉडी डेवलप है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसलिए क्या करता है, ये सर्वदाता है, यानी कि ये किसी को भी दे सकता है। तो समझ में आया किस तरीके से होता है सर्वग्राही और सर्वदाता। अब इसमें पॉजिटिव माइनस है वो वाला, और आप देख लीजिए कि वो किस प्रकार से होता है, क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है। मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वग्राही है, और सर्वग्राही में सपोज करो आपके पास ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, ये 4 ऑप्शन हुए। तो आप कहोगे कि मैम ने भी ये तो बता दिया कि जो सर्वग्राही यानी कि जो सबसे ले सकता है वो कौन है, ए बी है। लेकिन ए बी में कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये तो उन्होंने बताया नहीं, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये प्लस माइनस क्या होता है। देखो यहाँ पे ये टेबल बनाई हुई है, अब इस टेबल को हम एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ए पॉजिटिव लिखा हुआ है। ए पॉजिटिव के अंदर क्या हो रहा है, जो प्रतिजन की जो उपस्थिति है, ठीक है, वो बता रही हूँ। इसमें जो प्रतिजन है वो कौन सा है, ए प्रतिजन है। देख पा रहे हैं आप, मैंने वही बताया कि ए के अंदर क्या होता है, ए प्रतिजन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उन पर जो आर एच प्रतिजन, यानी कि अब आर एच की उपस्थिति के आधार पर क्या होता है, ये प्लस माइनस होता है। आर एच क्या है वो मैं आगे बताऊंगी। एक बार मैं सिर्फ आपको आरएच कारक की उपस्थिति के आधार पर बता रही हूँ, जो चीज बता रही हूँ। अब जो ए पॉजिटिव है ना, उसके अंदर आरएच कारक भी क्या होगा, उपस्थित होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसलिए और इसमें जो एंटीबॉडी है वो तो क्या होगी, बी होगी। एंटीजन और एंटीबॉडी तो वही होंगी जो मैंने समझाई, सिर्फ आरएच कारक के आधार पे क्या हो जाते हैं, ये प्लस माइनस हो जाते हैं। आरएच क्या है वो आगे बताऊंगी, एक बार बस आप ये जान लीजिए। तो जैसे अब मैं यहाँ देखती हूँ ए प्लस और ए नेगेटिव, दोनों में देखो, दोनों में एंटीजन क्या है, ए ही है, ठीक है, और एंटीबॉडी क्या है, बी है। समझ में आया, वही है जो मैंने टेबल में लिखा। बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, दोनों में एंटीजन क्या है, बी है, और एंटीबॉडी क्या है, ए है, वही है। ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, इन दोनों में क्या है, एंटीजन ए और बी दोनों है, और जो एंटीबॉडी है वो क्या है, अनुपस्थित है, ठीक है। और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, इनमें क्या हो रहा है, दोनों एंटीबॉडी तो क्या है, उपस्थित है, और एंटीजन क्या है, नहीं है। ये बात तो ठीक है। लेकिन आर एच कारक क्या होगा, जितने भी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, इनमें क्या होता है, आर एच कारक क्या होता है, उपस्थित होता है। और जो भी नेगेटिव है उसका मतलब क्या है, उनके अंदर आर एच कारक नहीं है, यानी कि आर एच कारक उनके अंदर अनुपस्थित है। समझ में आया, आई होप कि समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक बार दोबारा से उस टेबल पे लेके चलती हूँ कि इस टेबल में आपको इतनी बात जो थी वो वही थी, बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस था, और वो डिफरेंस क्या था कि मैंने ए पॉजिटिव, एक सेकेंड, इसमें मैंने बस ये नहीं लिखा था ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, ठीक है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये सिर्फ आर एच कारक की उपस्थिति और अनुपस्थिति को दर्शाते हैं। यदि क्वेश्चन आए कि प्लस माइनस का क्या मतलब होता है, प्लस माइनस क्या बताते हैं, आर एच कारक की उपस्थिति या अनुपस्थिति को, यानी कि जितने भी पॉजिटिव है, चाहे वो ए पॉजिटिव है, चाहे वो बी पॉजिटिव है, चाहे वो ए बी पॉजिटिव है, चाहे वो ओ पॉजिटिव है, उन सब के अंदर आर एच कारक क्या होता है, उपस्थित होता है। और जो भी ए नेगेटिव है, जो भी बी नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है, उन सब में जो आर एच कारक होता है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो इसलिए यदि हम बात करें किसकी, सर्वग्राही की और सर्वदाता की, तो जो सर्वग्राही होता है वो हमेशा याद रखना ए बी प्लस होता है, मतलब ए बी के अंदर भी कौन सा, प्लस वाला। और ये प्लस वाला ही क्यों है, नेगेटिव वाला ही क्यों है, वो जब आर एच कारक अभी पढ़ेंगे तब और समझ में आएगा, लेकिन अभी ये याद रखिएगा। और जो सर्वदाता है वो कौन है, ओ नेगेटिव है। तो ये बात प्लीज याद रखिएगा कि क्वेश्चन में, क्योंकि यदि ऐसे आ जाए कि ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, तो आप कंफ्यूज ना हुइएगा, आपका आंसर होगा ओ नेगेटिव। और यदि सर्वग्राही आए तो आपका आंसर होगा ए बी पॉजिटिव।
ए बी पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ पर RH कारक, फटाफट बोलिए, उपस्थित है। और ओ नेगेटिव का मतलब है कि यहाँ पे RH कारक उपस्थित नहीं है। नेगेटिव का मतलब है उपस्थित नहीं है। याद हो गया? एक बार फिर याद कर लीजिए। एंटीजन ए के अंदर नाम से ही है, ए के अंदर एंटीजन ए है, अपोजिट वाला एंटीबॉडी बी है। बी के अंदर एंटीजन बी है, अपोजिट यानी कि ए क्या है, एंटीबॉडी है। ए बी के अंदर एंटीजन ए बी है, एंटीजन बी भी है, लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं है। और ओ के अंदर एंटीजन कुछ भी नहीं है और एंटीबॉडी दोनों है, यानी कि ए भी है और बी भी है। ठीक है। और इसी के आधार पर ही क्या है, हमारे रक्त समूह होते हैं। ठीक है, कैसे? वही बात लिखी हुई है कि जिन लोगों का रक्त समूह ए प्रकार का है, उनमें कौन सी एंटी बी प्रतिरक्षी, यानी कि मैंने क्या बताया था, उनके अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो कौन सी होगी, बी होगी। ठीक है। जिनका रक्त बी प्रकार का है, उनके शरीर में एंटीजन तो कौन सा होगा, ए। ठीक है। और क्या होगा, जो एंटीबॉडी होगी वो कैसी होगी, ए प्रकार की। ठीक है। ओ प्रकार के जो रक्त वाले हैं, उनके अंदर जो एंटीबॉडी है वो कौन सी पाई जाएगी, ए और बी। ठीक है। और ए बी वालों में क्या होगा, एंटीबॉडी पा ही नहीं जाती, यानी कि दोनों क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है। यहाँ पर एंटी का मतलब आप याद रखिएगा, एंटी का मतलब है एंटीबॉडी। मैं एक जगह लिख देती हूँ, एंटी यानी कि एंटीबॉडी, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रतिरक्षी। ठीक है। इसीलिए ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि जब ए रक्त समूह वाले व्यक्ति को बी प्रकार का रक्त चढ़ा दिया जाता है, तो ए रक्त समूह वाले व्यक्ति के अंदर क्या होगा, एंटीबॉडी कौन सी होंगी, बी पहले से ही होंगी। ठीक है। तो वो बी क्या करेंगी, एंटीबॉडी क्या करेंगी, बी प्रकार के प्रतिजन का क्या कर देंगी, खत्म कर देंगी। बी प्रकार का प्रतिजन यानी कि बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को। तो इसलिए क्या होता है, हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो कौन से ब्लड ग्रुप का है। अच्छा, पता है ब्लड ग्रुप कैसे डिफाइन होता है, हमने देखा होगा, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार हमको पता नहीं होता, तो डॉक्टर क्या करता है, फटाफट से हमारे शरीर में से ब्लड लेता है और वो दो हमारी जो कांच की स्लाइड है उनके बीच में उस ब्लड को रख के, मतलब उस ब्लड की बूंद को डालेगा और माइक्रोस्कोप से देखता है। तो मैंने आपको इतना तो बताया था कि जो ब्लड ग्रुप के ये जो रहते हैं, एंटीजन रहते हैं, ये ए और बी, ये कहाँ पे होते हैं, आरबीसी पे होते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि आरबीसी कैसे गोल गोल होती हैं। ठीक है। अब इस गोल में क्या होगा, एंटीजन की सतह पे ना, यदि इस तरीके से ए कलर में ऐसे हमें दिखे ना, तो समझ जाओ आपका क्या है, वो ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। ठीक है। और यदि आपकी बॉडी में क्या हो, वो इस प्रकार से जो गोल जो अपनी आरबीसी है, अपन देखेंगे जब माइक्रोस्कोप से दिखेगा, एक्चुअली नॉर्मली नहीं दिखता, और उसमें इस तरीके से ऐसे गोल, यानी कि बी जब ऐसे बनता है ना, तो उसका एक पार्ट यानी कि इस तरीके से बनी हमें दिख जाए, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी है। ठीक है। ए बी वाले में क्या होगा, ए बी वाले के अंदर मैंने क्या बताया था, ए बी वाली के अंदर क्या होता है, एक भी एंटीजन अपना क्या होता है, उपस्थित होता है, यानी कि ए भी होता है, बी भी होता है। तो ए बी में पता है, जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है उसको ऐसे दिखेगा, यानी कि ए भी दिखेगा और बी भी दिखेगा ऐसे, तो उससे हमें पता लग जाता है कि हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है। और जिसके उसमें ओ होगा, तो उसके ऊपर क्या होगा, बाहर हमें कोई भी शेप दिखाई नहीं देती, यानी कि हमारा क्या होगा, किसी भी तरीके का हमारी बॉडी में एंटीजन ही नहीं है, यानी कि उस आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर एंटीजन नहीं है, तो भैया सीधा सा मतलब है कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ ब्लड ग्रुप है। समझ में आया? ये होता है हमारा रक्त समूह, जिसमें हमने ये सब बातें की। ये वही बात मैंने बताई है कि ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वदाता और ए बी में भी सर्वग्राही। ठीक है। सर्वदाता का मतलब वो सारे ब्लड ग्रुपों को अपना क्या कर सकता है, रक्त दान कर सकता है। और जो ए बी वाला है वो सभी व्यक्तियों से, चाहे वो ए ब्लड ग्रुप हो, चाहे वो बी ब्लड ग्रुप हो, चाहे वो ओ हो, चाहे वो ए बी हो, वो सबसे क्या कर सकता है, ब्लड ले सकता है। ठीक है। ये बात हमको याद रखनी है। और इसमें भी मैंने क्या बताया था कि ओ नेगेटिव, ये क्या होता है, सर्वदाता। यदि ओ में भी हम स्पेशल जाएं तो RH कारक के आधार पर। और इसमें मैंने बताया था ए बी पॉजिटिव, ये हमारा क्या होता है, सर्वग्राही। ठीक है। ये आप याद रखिएगा। ये वही सारणी है जो मैंने आपको बताई। अब उसके बाद चलते हैं RH कारक।
जो मैंने बात की ना अभी, जो हम बात कर रहे थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो हम देख रहे थे ब्लड ग्रुप, मैंने बताया था कि ये ए पॉजिटिव है, ये ए नेगेटिव है। वो क्या होता है? वो आरएच कारक ही डिफाइन करते हैं। अच्छा, आरएच कारक क्या होता है? ये क्या चीज़ है? तो एक्चुअली हमने क्या है, मकाका रीसस जो नाम के बंदर थे ना, इन पे ये खोज की गई थी आरएच कारक की, ठीक है? तो ये हमको थोड़ा-सा याद रखना है कि आरएच कारक होते क्या है, तो 417 अमीनो अम्लों का एक प्रोटीन होता है। एक बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया था। एक्चुअली ये मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन ली है, ये आपकी आरबीएसटी और एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनमें से ली है। और ये जो बुक है ना वो है 10th 11th 12th, ठीक है? क्योंकि हमारा पेपर है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का होने वाला है, तो कुछ पार्ट है वो मैंने सेकेंडरी, कुछ पार्ट सीनियर सेकेंडरी, इस तरीके से लिया हुआ है। तो उसमें से एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है? आई थिंक मैंने वो क्वेश्चन आगे डाला भी है, एक बार देखेंगे। तो उसमें डायरेक्ट एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये थी कि आरएच कारक 417 अमीनो अम्लों का एक प्रोटीन है, तो हमें ये याद होना चाहिए, ठीक है? इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और ये खोज मकाका रीसस जो नाम का बंदर है उसके अंदर की गई थी, ठीक है? अब ये जो आरएच कारक है ना, ये मकाका रीसस यानी कि बंदर में तो खोज की गई थी, लेकिन बाद में इसको देखा कि मानव की जो आरबीसी होती है ना, उनकी सतह पे ये भी पाया जाता है। मतलब एंटीजन तो पाए ही जाते हैं, ए और बी एंटीजन थे वो तो पाए ही जाते हैं, साथ में कुछ मानव की सतहों पर आरएच पॉजिटिव यानी कि आरएच कारक पाया जाता है और कुछ मानव की सतहों पर आरएच नहीं पाया जाता, ठीक है? तो विश्व की करीब लगभग 85% मानव आबादी है, उसमें क्या होता है, आरएच वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि उनकी बॉडी के जो आरबीसी है उसकी सतह पर आरएच कारक पाया जाता है। और जो 15% है वो आरएच नेगेटिव है, यानी कि उनकी आरबीसी की सतह पर आरएच कारक नहीं पाया जाता, ठीक है? ये बात हमको याद रखनी है। अब ये जो आरएच कारक है ना, ये भी 5 प्रकार के होते हैं, डी, ई, स्मॉल ई, सी और स्मॉल सी, ठीक है? ये आरएच कारकों की आवृत्ति है कि किसमें कौन से पाए जाते हैं, डी 85 ई। हमको ये याद नहीं रखने, लेकिन कम से कम ये तो याद रखना है कि 85% है वो क्या होते हैं, आरएच पॉजिटिव, और 15% क्या होते हैं, आरएच नेगेटिव। मकाका रीसस में इसकी खोज की गई थी और 417 अमीनो अम्लों का ये क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, ठीक है? इतना तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है? अब जो रक्तदान करते हैं ना, यहाँ पे आवश्यक हो जाता है क्या? यानी कि किसी को हमें रक्त देना है, रक्त आधान करना है या फिर रक्तदान करना है। आधान का मतलब होता है कि रक्त चढ़ाना, ठीक है? एक वर्ड तो होता है देखो रक्तदान, कंफ्यूज मत होइएगा इनमें, और एक होता है रक्ताधान। कई बार हम इनमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है? रक्तदान का मतलब है कि मैंने ब्लड क्या किया, डोनेट किया, यानी कि दान किया, ठीक है? और रक्त धान, आधान, इसके अंदर होता है रक्त प्लस आधान। रक्त आधान का मतलब है कि मुझे क्या हो रहा है, ब्लड चढ़ाया जा रहा है, यानी कि मेरे जैसे किसी के अंदर कोई भी रोग हो गया या फिर खून की कमी हो गई या फिर ज़्यादा ब्लड निकल गया एक्सीडेंट्स वगैरह में, मतलब बहुत सारी कंडीशन है, तो उन सब कंडीशनों में क्या होता है, रक्त को चढ़ाया जाता है, आधान किया जाता है, ठीक है? तो ये रक्ताधान होता है और एक रक्तदान होता है, ठीक है? तो जब रक्त डोनेट करते हैं ना, तो उस समय जब उनको रक्त दान करते समय क्या होता है, उनको संग्रहित किया जाता है रक्त को। तो उनको संग्रहित करते समय हम सिर्फ ब्लड ग्रुपों का नहीं बल्कि हम आरएच कारक को भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आरएच जो धनात्मक व्यक्ति है उसमें क्या होगा, आरएच धनात्मक व्यक्ति का यदि हमने आरएच ऋणात्मक के विरुद्ध क्या कर दिया, हमने स्थानांतरित कर दिया। कैसे, देखो एक बार समझिए। सपोज करो, एक सेकेंड, सॉरी। अब मैं जो आपको बता रही हूँ वो ये बता रही हूँ कि एक ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है, ठीक है? अब जो ए नाम का व्यक्ति है ना, ये है आरएच पॉजिटिव, ठीक है? आरएच पॉजिटिव का मतलब अब तो समझ रहे होंगे ना, आरएच पॉजिटिव का मतलब उसकी आरबीसी की सतह पे क्या पाया जा रहा है, फटाफट से बोलिए। आरएच पॉजिटिव का मतलब आरएच कारक उसकी आरबीसी की सतह पर मौजूद है, ठीक है? और बी है वो आरएच नेगेटिव है, ठीक है? यानी कि बी है उसके अंदर क्या नहीं है, आरएच कारक नहीं है। ए के अंदर क्या है, आरएच कारक है। अब क्या है कि बी को सपोज करो खून की जरूरत पड़ी, ठीक है? दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, ठीक है? दोनों का ब्लड ग्रुप सपोज करो ए बी है फॉर एग्जाम्पल। तो क्या होगा, ए
सपोज करो मैंने क्या बताया कि ए बी व्यक्ति है, उसको क्या हुआ, ब्लड की ज़रूरत पड़ी, तो इसने कहा कि भाई ए तू मुझे रक्त दे दे, ठीक है? इसने ए से क्या किया, रक्त की माँग की। किसने? बी ने। अब क्या होगा, ग्राही यानी कि जो बी है, उसमें क्या होगा, पहले से ये नेगेटिव है ना, तो इसके अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर जो प्रतिरक्षी है वो क्या नहीं है, मौजूद नहीं है। आरएच से रिलेशन, आरएच के लिए कौन-सा होता है, आईजीजी प्रतिरक्षी होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? तो जैसे ही इसके अंदर जब आरएच पॉजिटिव वाला जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति का जो खून इसके अंदर जाएगा, तो इसके अंदर क्या होगा, आरएच कारक के विरुद्ध क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी, आईजीजी, ठीक है? ये मैंने आपको बताया एंटीबॉडी के जो प्रकार होते हैं, तो उनमें एक होता है आईजीजी, ठीक है? और ये क्या करेगा, ये आरबीसी की जो सेल्स हैं, उनको क्या करेगा, नष्ट कर देगा, ठीक है? जो लाल रक्त जो हमारी कोशिका है ना, आरबीसी है, उनको रुधिर समूहन बोलते हैं। उस विधि द्वारा ये क्या कर देगा, उनको नष्ट कर देगा, ठीक है? और उनको नष्ट कर देगा तो जो रक्त है ना, उसमें क्या होगा, बिलीरुबिन है, उस हानिकारक जो पदार्थ है वो बहुत बड़ी मात्रा में जमा हो जाता है। और जैसे ये बड़ी मात्रा में जमा हो जाता है तो ये क्या करता है, हमारा जो लीवर और प्लीहा है उसको बिलीरुबिन की अधिकता हो जाती है। अधिकता हो जाती है तो हमारा जो वक्र है, वक्र का जो क्या काम होता है, जो हमारी किडनी हम पढ़ते हैं, जो एक तरीके से खून को शुद्ध वाले जो काम होता है, तो वो क्या होता है, वहाँ पे हमारा विफल हो जाता है, यानी कि किडनी हमारी सही ढंग से काम नहीं करती और ये मनुष्य की मृत्यु तक का कारण बन जाता है। सोचिए आरएस फैक्टर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हमें आरएस फैक्टर को याद रखना है। और इसमें हमें ये याद रखना है कि जब भी आरएच पॉजिटिव व्यक्ति का रक्त आरएच नेगेटिव के हमारे शरीर में स्थानांतरित करेंगे, तो जो आईजीजी जो हमारी एंटीबॉडी है, वो क्या करेंगी, रक्त समूहन, ये वर्ड याद रखना है, ठीक है? कौन सी विधि द्वारा, तो रुधिर समूहन विधि द्वारा क्या करेंगी, आरबीसीओ को नष्ट कर देंगी और जो बिलीरुबिन है वो हमारे शरीर में बहुत बड़ी मात्रा में जमा हो जाता है, ठीक है? अच्छा, अब ये जो आरएच प्रतिरक्षी है ना, ये शरीर में पहले से बनी नहीं होती, ठीक है? ये कैसे बनी होती है कि आरएच जो नेगेटिव व्यक्ति है, ठीक है? जब आरएच नेगेटिव व्यक्ति किसके संपर्क में आता है, आरएच पॉजिटिव व्यक्ति के, ठीक है? तो अब प्रथम बार रक्त के संपर्क में आने पर क्या बनता है, ये प्रतिरक्षी बनती हैं, आईजीजी। तो ये हमें याद रखना है। तो मैं इसमें बता रही थी आपको कि हमें आरएच जो कारक है उसका याद रखना है कि जो आरएच कारक है वो क्या होता है, पहले से ही ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है, ऑलरेडी पहले से ही आरएच की जो एंटीबॉडी है वो हमारे शरीर में पहले से ही नहीं होती। जैसे हमने देखा था और जो एंटीबॉडी है वो हमारे शरीर में पहले से होती है, लेकिन आरएच जो हमारी एंटीबॉडी है उसका निर्माण कब होता है, जब आरएच जो ऋणात्मक जो व्यक्ति है उसके पास पहली बार क्या होता है, आरएच धनात्मक का क्या होता है, रक्त संपर्क में आता है, ठीक है? इसीलिए तो एक तो वो हमें जो ये वाली जो टर्म है रुधिर समूहन, ये याद रखनी है, ठीक है? रुधिर समूहन विधि इसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट है, और एक क्या, किसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो वो भी हमें ये वर्ड है जो बिलीरुबिन, ये भी ज़्यादा, इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए हमें ये भी याद रखना है, ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है? ये क्या है कि गर्भावस्था के दौरान, ठीक है? यानी कि कोई लेडी जो प्रेग्नेंट है, ठीक है? वो क्या है, आरएच क्या है, ये आरएच है, यानी कि आर पहले है फिर एच बाद में है, ठीक है? तो वो क्या है, आरएच नेगेटिव है। वही सेम टर्मिनोलॉजी है जो मैंने बताई थी कि यानी कि कोई आरएच नेगेटिव लेडी है और उनका जो उसके भ्रूण में जो पल रहा जो बच्चा है वो क्या है, आरएच पॉजिटिव है, ठीक है? तो जैसे ही प्रसव होता है, तो प्रसव के दौरान क्या होता है, माता का और भ्रूण का जो रक्त है, यानी कि आरएच नेगेटिव और आरएच पॉजिटिव है, उनका रक्त क्या है, आपस में मिल जाता है। और जैसे ही आपस में मिलेगा तो आरएच जो प्रतिरक्षी है यानी कि आईजीजी, उसका क्या होगा, निर्माण होगा। और उसका निर्माण होने पे प्रथम शिशु है उसका जन्म तो सामान्य रूप से हो जाएगा, लेकिन अब उसके शरीर में क्या है, वो आरएच की जो एंटीबॉडी है वो क्या हो गई, डेवलप हो गई। तो अगली बार क्या होगा,
जब भी कोई RH धनात्मक शिशु क्या होगा, यानी कि यदि दूसरी प्रेगनेंसी में RH धनात्मक शिशु होगा, तो क्या होगा, उसके माता के शरीर में अब अ, RH नेगेटिव जो माता थी, उनके शरीर में क्या हो गया, प्रतिरक्षी तो क्या हो गई, डेवलप ऑलरेडी हो गई, ठीक है। अब डेवलप होने के बाद नेक्स्ट बार जब भी वो शिशु यानी कि RH पॉजिटिव होगा, तो जो एंटीबॉडी है वो क्या होगी, सक्रिय हो जाएगी। और एंटीबॉडी सक्रिय होके क्या करेगी, RH पॉजिटिव वाला जो व्यक्ति है, उसके जो रक्त है उसमें क्या करेगी, रुधिर लयनता यानी कि रक्त समूहन की विधि के द्वारा क्या करेगी, उसके अंदर से क्या होगा, रक्त की कमी होती जाएगी, ठीक है। और वो बच्चा क्या होगा, या तो जीवित नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कमजोर, और क्या होगा, उसको हेपेटाइटिस से ग्रस्त हो जाएगा। और ये जो रोग है ना, इसको हम जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम गर्भ रक्ताणु कोर्ता, ठीक है। इसको हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस, ठीक है। तो ये हमें इंग्लिश में भी याद रखना है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या होता है, या फिर गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब भी कोई RH नेगेटिव मदर है और जो उसका शिशु है, पहला शिशु वो क्या है, RH पॉजिटिव है, और जो दूसरा शिशु है वो भी RH पॉजिटिव है, तो द्वितीय बार में, पहली बार तो कोई बात नहीं, क्योंकि पहली बार जब मिले तब तो सिर्फ एंटीबॉडी डेवलप हुई, अब दिक्कत कब होगी, अगली बार होगी। तो अगली बार दिक्कत होगी, तो ये जो रोग है इसको हम क्या बोलते हैं, गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं, ठीक है। इसके उपचार में क्या होता है कि जैसे ही पहला प्रसव होता है, तो उसमें 24 आवर्स के अंदर हम क्या करते हैं, IgG यानी कि जो एंटीबॉडी हमारे अंदर डेवलप हुई है ना RH के विरुद्ध, उसका हम क्या लगा देते हैं, टीका लगा देते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इनको रोहगम बोलते हैं, रोहगम प्रतिरक्षी। तो ये वर्ड भी आपको याद रखना है, टर्मिनोलॉजी है, ये डायरेक्ट पेपर में पूछी जाती है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या होता है, रोहगम प्रतिरक्षी क्या होता है। तो रोहगम प्रतिरक्षी का मतलब क्या है, यानी कि जो IgM जो हमारे अंदर क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है RH नेगेटिव के अंदर, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। और इस RH जो कारक है, इसके आधार पर ही क्या होता है, ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, A नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव और O पॉजिटिव, O नेगेटिव होते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि मैंने AB पॉजिटिव सर्वदाता क्यों लिया और O नेगेटिव ही सॉरी, O नेगेटिव सर्वदाता क्यों लिया और AB पॉजिटिव सर्वग्राही क्यों लिया। अब आप समझ पा रहे होंगे क्यों, क्योंकि देखो क्या होगा, AB पॉजिटिव का मतलब क्या है, AB पॉजिटिव का मतलब है कि उसके अंदर क्या है, RH कारक भी है, यानी कि RH कारक है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा, यदि कोई RH कारक है तो उसके अंदर RH की मतलब क्या है, अपने पास प्रतिरक्षी भी है। तो इसलिए जब प्रतिरक्षी है तो ये क्या है, सर्वग्राही है, ठीक है। और जो O नेगेटिव है, तो O नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या नहीं है, RH कारक नहीं है, ठीक है। RH कारक नहीं है तो इसके अंदर जो प्रतिरक्षी यानी कि IgG है वो भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा RH कारक है, ये खत्म हुआ। और इन सब के आधार पे हमने रक्त समूह को देखा। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है रक्त आधान। मैं आपको समझा चुकी हूँ कि रक्तदान का मतलब है ब्लड डोनेट करना और रक्त आधान का मतलब है ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करना, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उस रक्त को चढ़ाना, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, रक्तदान यानी कि रक्त प्लस आधान, ठीक है। तो रक्तादान क्या होता है, एक ऐसी विधि होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त या रव या फिर रक्त के जो भी उत्पाद हैं, जैसे हमने देखा होगा ना कि किसी को डेंगू हो गया तो बोलते हैं कि इसको प्लेटलेट्स चढ़ा रहे हैं। प्लेटलेट्स चढ़ा रहे हैं मतलब क्या है कि उसको जो एक रुधिराणु है ना, जो हमने पढ़े थे प्लाज्मा के अंदर RBC, WBC और प्लेटलेट्स, तो वो प्लेटलेट्स क्या दी जा रही है, उसके अंदर डेवलप करवाई जा रही है, उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित किया जा रहा है, ठीक है। तो जो पहला रक्तदान है वो 15 जून 1667 को फ्रांस के एक चिकित्सक थे डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस, इनके द्वारा संपादित किया गया था। एक 15 वर्षीय बालक है, उसमें उसको क्या किया क्या गया था, भेड़ के रक्त से उसके अंदर क्या करवाया था, रक्त का आधान करवाया था। तो आपको इसके अंदर ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ये याद रखनी है कि पहली बार जो रक्तदान है वो कब हुआ था, 1667 में हुआ था।
किसके द्वारा हुआ था? तो डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट थे, एक फ्रांसीसी चिकित्सक, ठीक है? अब ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि रक्तदान की आवश्यकता क्यों है, यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो या तो हमें चोट लगी, बहुत ज़्यादा हमारे क्या हुआ, शरीर में से खून निकल गया, तो खून की कमी, जैसे मैंने बताया ना कि 5.5 लीटर ब्लड होना आवश्यक है एक मेल के अंदर, फीमेल के अंदर 5 लीटर। तो क्या होगा, इससे कम जैसे ही ब्लड हुआ तो हमें ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता होगी। कोई भी गंभीर रक्तहीनता हो गई, शल्य चिकित्सा यानी कि हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन के दौरान क्या होगा, थोड़ा सा ब्लड यदि ज़्यादा निकल गया तब हमें रक्त चढ़ाना पड़ेगा। रक्त में बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स कम हो गए, डेंगू रोग इत्यादि की समय कंडीशन में, तो उस स्थिति में, और एक दांत कोष का अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया होता है ना, उसके रोगियों को भी क्या होता है, रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। हीमोफीलिया है, उसके जो रोगी होते हैं उनको भी रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। उसी तरीके से ये सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ये रोग हमने देखा होगा ना, सिकल सेल एनीमिया इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो लाल रक्त कोशिका है वैसे तो गोल आकार की होती है, लेकिन ये रोग होने पर क्या होता है, ये कैसी हो जाती है, हंसिया आकार की हो जाती है, मतलब जैसे दरात होता है ना, इस तरीके के आकार की हो जाती है ये। तो इसलिए इस रोग को क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। एनीमिया का तो मतलब क्या होता है, रक्त की कमी होना। और सिकल सेल क्यों, क्योंकि हमारी जो सेल यानी कि कोष का सिकल यानी कि दतिया आकार, दांतिया का जो आकार नहीं होता, दराज जिसको हम बोलते हैं, ऐसे आकार की हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार के रोगियों में, तो ये उस समय हमको क्या होता है, रक्तदान की आवश्यकता होती है। अच्छा, रक्तदान है ना, उसकी एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस क्या है, आप खुद सोचिए। अब मुझे किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करना है, रक्त चढ़ाना है। तो सबसे पहली बात है, मैं रक्त का क्या करूँगी, कलेक्शन करूँगी, यानी कि पहले किसी व्यक्ति से रक्त लूँगी, तभी तो मैं चढ़ा पाऊँगी। तो हमारा जो पहला जो प्रोसेस का पार्ट है, वो है ब्लड का कलेक्शन करना, रक्त का संग्रहण करना। अच्छा, रक्त संग्रहण से पहले ना, हम जो भी रक्तदाता है, जैसे आपने कभी भी ब्लड डोनेट किया होगा ना, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपकी पहले कोई हिस्ट्री रही है क्या, मतलब आपको कोई रोग है क्या। जैसे किसी व्यक्ति को एचआईवी या इस तरीके से कोई भी रोग से ग्रसित है, तो उस व्यक्ति का ब्लड नहीं लिया जाता, या फिर उसको हम सबसे पहले रक्त का लेने से पहले हम पूछते हैं, यानी कि उसके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। जो दाता है, दाता यानी कि जो डोनर है, ठीक है। परीक्षण के पश्चात हम क्या करेंगे, कैनुला होता है ना, कैनुला के माध्यम से हम क्या करेंगे, एक स्टेलाइज्ड थैलियाँ होती हैं, ठीक है, निर्जमरीकृत थक्कारोधी युक्त थैलियाँ, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह इनसे दूर करके उसको एक तरीके से स्टेराइलाइज्ड करना, ठीक है। तो उस तरीके की एक क्या होते हैं, पाउच होते हैं। उन पाउच में क्या करते हैं, उसके रक्त का क्या कर लेते हैं, संग्रहण यानी कि कलेक्शन कर लेते हैं। और कलेक्शन करने के बाद उसको एक निश्चित टेम्परेचर पे हम उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, ताकि उसमें जो जीवाणु वगैरह है उनकी वृद्धि को रोका जा सके, यानी कि उस रक्त को हम प्रशीतित भंडारण उसका किया जाता है। तो ये तो सबसे पहली बात हो गई कि ब्लड कलेक्शन की, यानी कि आपने जो भी डोनर है उससे क्या कर लिया, ब्लड को कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, अब ये जो संग्रहित रक्त है ना, उसकी हम बहुत प्रकार की जांचें करेंगे। क्यों, आपको चढ़ाना है, चढ़ाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो ब्लड ग्रुप कौन सा है, ठीक है। तो हम उसमें रक्त समूह की जांच करेंगे। रक्त समूह की जांच का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि हम उसकी आरबीसी में देखेंगे कि भाई कौन से प्रकार का रक्त समूह है, ए प्रकार का है, बी प्रकार का है, ए बी का है या फिर ओ का है। उसके बाद हम देखेंगे कि वो आर एच पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद हम उसकी और चीज़ों की जाँच करेंगे कि हेपेटाइटिस है, वो तो उसको नहीं है, एचआईवी वगैरह इत्यादि से ग्रसित तो नहीं है। तो ये सब उसकी क्या होती है, जाँचें होती हैं, ठीक है। और जाँच करने के पश्चात भी जो डोनर है ना, उसको कुछ समय तक हम क्या करते हैं, चिकित्सक की निगरानी में रखा जाता है। आपने कभी भी देखा होगा ब्लड डोनेट करते हैं, तो ब्लड डोनेट के बाद भी ना आपको वहाँ क्या करते हैं, कुछ समय के लिए वहीं पे रखा जाता है। यानी कि डोनेट करने के बाद भी आप वहीं हॉस्पिटल में ही आपको बिठाया जाता है। क्यों? कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, और यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई है उस डोनेशन के बाद, तो क्या करें, उसका तुरंत क्या कर सकें, उपचार कर सकें, ठीक है। और मनुष्यों में जो क्या होता है, हम नॉर्मली जब रक्तदान करते हैं ना, तो जैसे हमने सपोज करो किसी व्यक्ति को रक्त दिया, तो हमारे शरीर में से प्लाज्मा और जो आरबीसी है ये सब गई।
तो जो प्लाज़्मा है ना, वो तो लगभग 2-3 दिवस में ही पूरा बन जाता है दोबारा से, ठीक है? और जो आरबीसी वगैरह है, यानी कि जो रक्त कोशिका है, ये लगभग 36 दिन पश्चात दोबारा से हमारी प्रतिस्थापित हो जाती है। अब आधान यानी कि अब उसको चढ़ाएँगे कैसे, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लड ग्रुप का क्या कर लेंगे, मिलान कर लेंगे कि भाई आरएच पॉजिटिव व्यक्ति को आरएच पॉजिटिव वाले का ही ब्लड चढ़ाया जाए, नेगेटिव वाले को नेगेटिव वाला ही चढ़ाया जाए। और इसके अलावा जो ब्लड का जो ग्रुप है उसको हम मिलान कर लेंगे, ठीक है? इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, आधान संपादित कहा जाता है, ठीक है? यानी कि इस प्रक्रिया के बाद ही हम क्या करते हैं, ब्लड चढ़ाना शुरू करते हैं। जैसे ही हम ब्लड चढ़ाना शुरू करेंगे, तो ब्लड को बस 30 मिनट पहले ही उस प्रशिक्षित जो भंडारण, जो हमने जहाँ पे उसको भंडार किया है, यानी कि स्टोर किया है उस रक्त को, वहाँ से हम क्या करेंगे, 30 मिनट्स पूर्व ही क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है? और रक्त है, उसको हम क्या करेंगे, ये सिर्फ़ हम सिरात्मक रूप से दिया जाता है, यानी कि हमारे शरीर में जो धमनी और सिराएँ होती है ना, तो हम सिराओं के माध्यम से, कैनुला के माध्यम से क्या करते हैं, रक्त को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं कैनुला के माध्यम से, किसमें, दूसरी ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये सिंपल प्रोसेस है, इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है, बस समझने की प्रक्रिया है कि होता क्या है कि रक्तदान से पहले हम क्या करते हैं, जो भी डोनेट करने वाला व्यक्ति है उसकी पहले कुछ जाँचें होती हैं। जाँचों के पश्चात क्या करेंगे, हम उसको स्टेरिलाइज़्ड थैली में उस रक्त का कलेक्शन कर लेंगे। कलेक्शन करने के बाद उसको प्रिसिटेड जो भंडार है वहाँ पे क्या कर देंगे, उसको स्टोर कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे व्यक्ति में उसको चढ़ाएँगे, ठीक है? और उसके बाद हम देखते हैं कि जब भी हम दूसरे व्यक्ति में इसको जब ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, तो कई बार क्या है, उस रोगी को ना जैसे बुखार आ जाता है या फिर ठंड लगती है या फिर कोई भी इस तरीके की कोई भी मतलब अनियमितता होती है, तो उसको रोकने के लिए चिकित्सक के द्वारा क्या होता है, कुछ औषधियाँ दी जाती हैं, ठीक है? अब क्या होता है, रक्तदान है ना, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है समजात, एलोजेनिक, और एक होता है समजीवी, ऑटोजेनिक। अब ये क्या है भई? समजात और समजीवी क्या है? देखो, समजात का मतलब होता है जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग करा जाता है, ठीक है? यानी कि सपोज़ करो एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, ठीक है? ए को रक्त की आवश्यकता है तो बी ने उसको रक्त दिया, ठीक है? ये क्या कहलाएगा? समजात कहलाएगा। समजात का मतलब दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, उसको रक्त दिया, यानी कि अन्य व्यक्तियों के हमने संग्रहित रक्त का उपयोग किया। और समजीवी का मतलब क्या है? समजीवी का मतलब है कि उस व्यक्ति का स्वयं का संग्रहित किया हुआ रक्त ही क्या होगा, उसको दिया जाएगा। यानी कि ए को रक्त देना है, लेकिन ए ने कभी पहले क्या किया, उस रक्त को उसने पहले से ही अपना संग्रहित कर रखा था, उसी रक्त को उसमें क्या कर रहे हैं, वापस चढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या होगा, समजीवी। नाम से ही पता चल रहा है, समजीवी। समजीवी का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति का स्वयं का ही संग्रहित रक्त क्या होता है, काम में लिया जाता है, ठीक है? और उसके ये हमारा क्या होता है, ये समजीवी होता है, और समजात क्या होता है, वो आपने समझा। अच्छा, रक्तदान के दौरान क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है? तो ये है कि दाता व रोगी के सबसे पहले हमें क्या है, परिजनों का मिलान कर लेना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा क्या है, कोई भी हानिकारक या रोग ऐसा ना हो उसके अंदर, डोनर के अंदर, ठीक है? दोनों में आरएच कारक है, इनका वही जो प्रक्रिया पहले अपनाई थी उन सबको लिखा है। और किसी भी स्थिति में संग्रहित रक्त को संदूषण से बचाना। संदूषण का मतलब क्या होता है पता है? कई बार हमने देखा होगा कि हमने एक इंजेक्शन जो है जिससे हमने उस कैनुला के माध्यम से ब्लड को लिया, और उसी जो मतलब प्रयुक्त यानी कि पहले से ही हमने यूज़ की हुई जो सिरिंज है, वही सिरिंज हमने किसी दूसरे व्यक्ति के ब्लड में लगा दी। तो वह वो कैसी हो गई? संदूषित सिरिंज हो गई, ठीक है? जी, यानी कि पहले से वो निडल थी, वो किसी दूसरे व्यक्ति के अपने ब्लड में लगाई और उसी को अन्य व्यक्ति में लगा दिया, उसी को तीसरे में लगा दिया। तो ऐसा हमारे उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है? और ये सब एक चिकित्सक की उपस्थिति में होना चाहिए, रक्तदान, यानी कि रक्त का संग्रहण भी और रक्त का आदान भी, ठीक है? यदि हमने ऐसी कोई भी सावधानी नहीं बरती तो हमको क्या-क्या रोग हो सकते हैं? यदि क्वेश्चन आए कि आपने रक्तदान के दौरान आपने सावधानी नहीं बरती तो निम्नलिखित में से कौन-सा एक रोग आपको हो सकता है या संक्रमण आपको हो सकता है? तो वो है, एक तो है एचटीएलवी, जिसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है? एचआईवी, इसको एचएलटीवी भी बोलते हैं।
ठीक है। तो एक तो HTLV1 और एक HTLV2, ठीक है, ये दोनों आपको हो सकते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी और क्वेट-फेल्ट-जैक के रोग, ये सब आपको संक्रमण हो सकते हैं यदि आपने रक्तादान के दौरान कोई भी सावधानी नहीं बरती या कोई भी असावधानी हो गई तो। तो इस तरीके से हमारा ये जो ब्लड वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो अब तक पूछे गए हैं। देखो, ये पहला क्वेश्चन ही पूछा गया है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, जो मैंने आपको बताया था आरएच कारक में, उसका प्रमुख कारण है। आप खुद सोचिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस कब हो रहा था? जब मैंने बताया था कि आरएच कोई नेगेटिव मदर है और आरएच नेगेटिव मदर के क्या हुआ, पहली जो प्रसव थे उसमें भी आरएच पॉजिटिव कोई शिशु हुआ, तो उस समय तो क्या हुआ, उसके अंदर एंटीजन बन गए, एंटीबॉडी बन गई, सॉरी, आईजीजी, ठीक है, यानी कि जी प्रकार की उसके अंदर प्रतिरक्षी डेवलप हो गई। अब उसका दूसरा शिशु भी क्या है, आरएच पॉजिटिव है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, उसको एरिथ्रोब्लास्टिस फोर्टिलिस जो है, गर्भ रक्ताणु जो हो रखता है, ये रोग हो सकता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, हम आंसर देखते हैं। एक तो शिशु में रक्तदान, एक आरएच बेजोड़ता, एक एबी ओ बेजोड़ता और एक का और गा दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आरएच बेजोड़ता, ठीक है। यानी कि आरएच की यानी हमारा जो आरएच में कमी थी, आरएच की जो इनकम्पैटिबिलिटी थी, उसकी वजह से क्या हुआ, ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग हुआ। सेकंड, प्रतिजन जो लाल रक्त कणिकाओं पर पाया जाता है। आप खुद, मैंने बताया आपको कि लाल रक्त कणिकाओं पे कौन-कौन से प्रतिजन पाए जाते हैं, तो ए और बी, ठीक है। और मैंने बताया था जो ये आरएच प्रतिजन होता है, ये क्या है, जो रक्त पाया तो ये लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर ही पाया जाता है, लेकिन ये पहले से ही उपस्थित नहीं होता, डेवलप बाद में होता है, लेकिन पाया आरएच उस पे ही पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिजन ए बी आरएच उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। यानी कि तीनों पाए तो किस पे जाते हैं, हमारे आरबीसी की सतह पर। आरबीसी गोल आकार की होती है ना, तो इसकी यहाँ सतह पर पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं, तो हमने चार बहुत बार पढ़ लिया, चार प्रकार के होते हैं, ए प्रकार का, बी प्रकार का, ए बी प्रकार का और ओ प्रकार का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किया, तो मैंने आपको इसका आंसर बताया, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया, ठीक है। ये आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे यदि आपने ये अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है तो। प्लाज्मा में रक्त कणिकाएं मिलती हैं, मैंने क्या बताया था, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, तीनों प्रकार की रक्त कणिकाएं मिलती हैं, कौन कौन सी, एरिथ्रोसाइट, ठीक है, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट, ठीक है, बिंबाणु। तो ये तीनों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आरएच कारक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सही नहीं है, यानी कि 3 विकल्प सही है, कोई एक विकल्प गलत है। पहला, आरएच कारक करीब 717 अमीनो अम्लों का प्रोटीन है, बिल्कुल सही बात है। इसकी खोज मकाका रिसर्च में की गई, बिल्कुल सही है। 85% आरएच पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। मानव में 4 प्रकार के आरएच कारक पाए जाते हैं, क्या ये सही है क्या? आप कहेंगे नहीं, मानव के अंदर 2 प्रकार के ही आरएच कारक है, एक आरएच पॉजिटिव और एक आरएच नेगेटिव, तो आंसर इसका डी यानी कि गलत है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का रक्ताधान में स्कंदन रोधी की तरह उपयोग किया जाता है? स्कंदन रोधी का मतलब होता है कि एक तरीके से उसको रक्त को क्या करना है, उसका थक्का जमाने के समय उसका काम लेना है, यानी कि रक्त आधान में स्कंदन रोधी की तरह कौन काम में आता है, तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, सोडियम सिट्रेट, ठीक है, ए। एक सामान्य स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है, तो ये लगभग 13 से 18 ग्राम होती है 100 मिलीलीटर रक्त में, ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप याद रखिएगा। किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता कहते हैं, सार्वजनिक दाता ओ नेगेटिव, ठीक है, और सार्वजनिक ग्राही ए बी पॉजिटिव, याद हो जाने चाहिए, अब तो मैंने इतनी बार रिपीट करा दी है आपको पूरे सेशन में। अब लिख रहा है कि माता गर्भस्थ शिशु आरएच
रक्त प्रकार की विसंगति की समस्या है। यानी कि आरएच विसंगति की समस्या कब होती है? मैंने क्या बताया था? जबकि माता कैसी हो, आरएच नेगेटिव, यानी कि आरएच हीन, और क्या हो, जो उसका शिशु हो, गर्भस्थ शिशु, वो क्या हो, आरएच सहित हो। ठीक है? तो इस समय उसमें क्या हो जाता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग है, जो हमने पढ़ा था वो होता है। ठीक है? सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, यानी कि जो सबसे प्राप्त कर सकता है, वो कौन है? एबी। ठीक है? यूनिवर्सल रेसिपिसेंट। इस तरीके से इसके क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। यहाँ पर ये खत्म होता है चैप्टर। तो आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा कि क्या ए बी ओ होता है, क्या आर एच कारक होता है, किस तरीके से हम ब्लड को क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूजन करते हैं, यानी कि रक्तदान करते हैं। प्रतिजन क्या होता है, प्रतिरक्षी क्या होता है, ये सब हमने इस चैप्टर में देखे। अगला जो चैप्टर है वो हम करेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक तो मानव रोग और क्या-क्या उसके कारक वगैरह हैं, इन सबको हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके अंदर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।